मावा गोंडी आणि मेवा गोंडी ते थोड़ा फर्क बनना। हाँ, तो मैं आप लोगों के बीच में पहली बार आया हूं। जितने आयोजक लोग हैं मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतना देर से बैठे हैं। मेरे को यहाँ के जो ब्रिगेड के लोग हैं उन्होंने बोले कि भाई ये 15 नवंबर पूरा बैतूल जिले में जाना चाहिए। अभी 4 प्रोग्राम हो गए, ये 5वां है। अभी इटारसी में है और फिर से मेरे को बैतूल जाना है। इन्होंने मशीन जैसा मेरे को धोना शुरू कर दिया। साथियों, एक विपरीत परिस्थिति में आप लोग प्रोग्राम ले रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप लोग प्रोग्राम ले रहे हैं जब इस देश के सत्ताधारी लोग ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। इसका दूसरा मतलब होता है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। ऐसा बोलने की जरूरत इनको क्यों पड़ रही है? भारत के बाहर संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके बोलते हैं कि भारत में आदिवासी नहीं है, और आज के दिन भारत सरकार बिरसा मुंडा जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रही है। आदिवासी गौरव बोलने से तुमको तकलीफ क्या है? आदिवासी शब्द से इतनी नफरत क्यों है इनको क्या डर है कि आपको आदिवासी नहीं बोल रहे हैं, आपके बच्चे को वनवासी बोल रहे हैं। वनवासी का मतलब होता है जंगल में शेर भी रहता है, चीता भी रहता है, सूअर भी रहता है और आदिवासी भी रहता है। वनवासी ये शब्द जो है ये मानववाचक शब्द नहीं है। आपको मानव मानने के लिए तैयार नहीं। पहले हमारे लोगों को ये लोग राक्षस बोलते थे, असुर बोलते थे, भूत बोलते थे, पिशाच बोलते थे, दैत्य बोलते थे। फिर बाद में बीच में क्रिमिनल ट्राइब बोले। क्रिमिनल ट्राइब यानी गुनहगारी जमात, जो पैदाइशी गुनहगार है। विश्व में किसी आदिवासी जनजाति के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा जो भारत में हुआ है। अगर एक आदिवासी के बच्चे को चाहे गोंड हो, भील हो, कोरकू हो, प्रधान हो, बैगा हो, वो कोई भी आदिवासी रहे, अगर उसके बच्चे को या उसको मार भी दिए तो उसकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं होती थी। रामायण महाभारत काल में आदिवासियों को जब मारते थे, किसी राक्षस को मारते थे, तो उसको मर्डर नहीं बोलते थे, वध बोलते थे ये लोग। अब अपने बच्चों को नक्सलाइट बोल के मार रहे हैं, उसको इनकाउंटर बोलते हैं। अच्छी बात नहीं है नक्सलवाद, उसका समर्थन नहीं करते हम, लेकिन एक ऐसा चित्र बनाना चाहते हैं लोग कि आदिवासी यानी नक्सलवादी है और नक्सलवादी यानी आदिवासी, यानी हमारी पूरी कौम को राष्ट्र विरोधी साबित करके बंदूक की गोलियां मारने के प्लानिंग की तरफ ये लोग ले जा रहे हैं पूरी युवा पीढ़ी को। आपने कुछ दिन पहले फेसबुक में देखा होगा कि एक आदिवासी लड़की जिसकी उम्र 14 साल की है, उसके हाथ में बंदूक है और वो सरेंडर करने के लिए जा रही है पुलिस। किसी आदिवासी नेता ने ये सवाल नहीं पूछा कि ये लड़की जिसके वजन से ज्यादा भारी वो बंदूक है, जिसके पैर में चप्पल है, जिसकी उम्र 13-14 साल की है, वो लड़की नक्सलवादी कैसे बनी? किसी भी जनजाति का आदमी, किसी भी धर्म का बच्चा या लड़की इस देश में बंदूक पकड़ के नहीं है।
लेकिन आदिवासी की बच्ची के हाथ में जब किताबें होना चाहिए था तब बंदूक आ गई। वो बच्चे एक बार बंदूक पकड़ लिए यानी उनका जीवन गोलियों से होगा, उनके जीवन की जो समाप्ति होगी वो गोली से ही मरेंगे। ये उस क्षेत्र की बात है, बस्तर की बात है, गढ़चिरौली की बात है, झारखंड, उड़ीसा, आसाम की बात है। ये वो क्षेत्र है जहां बुखार की गोली नहीं मिलती है, जहां बुखार की गोली नहीं मिलती है वहां बंदूक की गोली पहुंच गई है साथियों। इस देश सबसे ज्यादा गोलियों से मरने वाला कौन? तो आदिवासी। इस देश में सबसे ज्यादा मजदूर कौन? तो आदिवासी। इस देश में सबसे ज्यादा बलात्कार किसी महिला पे होता है तो आदिवासी महिला। सबसे ज्यादा शोषण किसी महिला पे होता है तो आदिवासी महिला पे होता है। सबसे ज्यादा गरीब कौन? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा जेल में कौन? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा भूख से कौन मर रहा है? तो आदिवासी मर रहा है। ये हालत अपने समाज की है। पूरे मध्य प्रदेश से, मैं नहीं बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश की विधानसभा के रिकॉर्ड बोलते हैं 50,000 लड़कियां गायब है। वो कहां गए, किधर गए, उनकी बॉडी मिली नहीं मिली, मर गए, उस पर कोई चर्चा नहीं करते। हमारे आदिवासी विधायक गांडू जैसे देखते रहते हैं उस चीज को, कोई ताली नहीं बजाने का, चुप रहते हैं। किसी एक उच्च वर्गीय लड़की पर कुछ होता है दिल्ली में, हम समर्थन करते हैं उस बात का, पूरे देश में हंगामा हो जाता है। लेकिन 50,000 आदिवासी लड़कियां प्रदेश से गायब है, महिलाएं गायब है, वो मर गए, उनकी बॉडी को खत्म किए या उनको कहां फेंक के डाला गया है, वो जिंदा है या मरे हैं, उनके मां बाप तरस गए देखने के लिए, उनकी अभी तक के कोई पता नहीं चला। जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, चाहे बैतूल हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, बालाघाट हो, मंडला हो, सिवनी हो, जबलपुर हो, यहां के हर एक घर के बाद दूसरा घर आदिवासियों का मजदूर घर है। हर एक परिवार के बाद दूसरा परिवार आदिवासियों का इस प्रदेश में मजदूर है। मध्य प्रदेश को मजदूरों की मंडी बोला जाता है, और मंडी यानी बाजार, और वो मजदूर कौन है? तो पूरे आदिवासी। ऐसी अवस्था जब हमारे समाज की है, उस अवस्था में आप लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा को याद किया है। सब लोग बोल रहे हैं, आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के हाथ सामने ये भगवान नाम रख दिया है। ये भगवान कैसे हो गया है? मैं दिल्ली में भी ये बात पर चर्चा हुई, नागपुर में कुछ भाई लोग मिले जिनको आदिवासी शब्द सुनने से परहेज है। वो लोग मिले और मेरे को पूछे कि यार तुमने भगवान लिख के रखे हैं। मैंने बोला भाई साहब, इस देश में एक कौम बता दो ऐसी जिसके सभी क्रांतिकारियों को फांसी दी गई है। राघोजी भांगरे, उनको फांसी दी गई, सह्याद्री के लड़ाई लड़ रहे थे। भगवान टंट्या भील, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम क्या है? क्या नाम है क्षेत्र का? पाठक। यहाँ 16 दिन भगवान बिरसा टंट्या भील यहाँ पर 16 दिन थे। उनके साथ में रेंगा कोरकू उनके शिष्य थे। यहाँ 16 दिन थे। यहाँ पर 3 आदिवासियों को और 2 पंडितों को मारा था। यहाँ पर उन्होंने, भगवान टंट्या भील ने, ये उनकी कर्मभूमि है।
मेलघाट तक के उनकी कर्मभूमि थी, यहां से लेकर तो खंडवा तक। तंटेभिल को भी फांसी दी गई, बाबुराव शर्मा को भी फांसी दी गई, शंकर शाह रघुनाथ शाह को तोप पे बांध कर उड़ा दिया गया, तिलका मांझी को भी फांसी दी गई, सिद्धू कानू को भी फांसी दी गई, गुंडाधुर को भी फांसी दी गई। ऐसे हजारों शहीद है आदिवासियों को जिनको फांसी दी गई, और भगवान बिरसा मुंडा को भी फांसी दी गई। देश में एक कौम बता दो ऐसी जो देश की बात कर रहे हैं, आदिवासियों को राष्ट्र समझा रहे हैं। उनको पूछो कि एक आदमी बताओ तुम्हारा जिसको ऐसी दर्दनाक मौत मिली होगी जो आदिवासी शहीदों को मिली है। यहां तो कतार लगी है, एक भी कौम नहीं है पूरे देश में इतनी कुर्बानी देने वाली कौम। इस देश की आजादी की 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है। काहे के लिए लड़ी? जल, जमीन और जंगल। अगर बिरसा मुंडा की लड़ाई नहीं होती तो तुम्हारा जो 7/12 है, जिसको आप लोग लैंड रिकॉर्ड बोलते हैं, उस 7/12 पे आपका नाम नहीं होता, आदिवासी का ही नहीं, यहां के ब्राह्मण भाई का भी नहीं होता, ओबीसी भाई का भी नहीं होता, दलित भाई का भी नहीं होता। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो आपको भूमि धारक लिखा जाता था। आपको भूमि धारक से भूमि मालक बनाने वाले भगवान का नाम है बिरसा मुंडा। यही बिरसा मुंडा की वजह से इस देश में कानून बना जिसको ब्रिटेन में पारित किया गया, जिसको भू संपादन अधिनियम बोलते हैं। उस कानून में लिखा हुआ था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। अगर ये कानून नहीं बनता तो आदिवासियों के पास में 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ जमीन नहीं होती। ये उस समय की बात है जब कोई संविधान नहीं था, देश नाम की संकल्पना नहीं खड़ी हुई थी इस देश में। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन कंसेप्ट है, संविधान पूर्व की बात बता रहा हूं। इस देश को देश बनाने वाले भगवान का नाम है बिरसा मुंडा। मैं आधिकारिक रूप में पूरे देश में बोलता हूं ये बात। अगर आदिवासी लड़े नहीं होते तो इस देश में हिस्से में जमीनें नहीं आती। देश हवा में नहीं खड़ा है, जमीन है तो देश है। बिरसा मुंडा ने बोला था जिसकी जमीन उसका देश। इस देश में 29 राज्य हैं। 29 राज्यों में 16 राज्य आदिवासियों के हैं। कितने? 16। यानी आधे से ज्यादा भारत आज भी आदिवासी भारत है। ये आदिवासियों का भारत है। इसको गोंडवाना राज्य के नाम से जानते, भीलवाना राज्य के नाम से जानते, कोलवाना राज्य के नाम से जानते। उसके पहले सह्याद्री, सतपुड़ा, हिमाचल, उधर नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, ये जो है ये पूरा आदिवासी भारत है साथियों। और आज आदिवासी भारत की हालत क्या है? रोज पेपर निकालो तुम, रोज पेपर पढ़ो, मणिपुर में कोई उग्रवादियों को मार दिए। अभी लद्दाख में हुआ, 370 का एरिया है वो। उसका क्या नाम है जिसको जेल में डाल दिए? वामचुंग। सोनम, तेरा नाम क्या है? खड़े हो जा। क्या करता है? खेती बाड़ी करता है। तेरे को अंदर डाल दिए तो छुड़ाएगा कौन? कौन सा नेता है मध्य प्रदेश में अपने नजर में? कौन सा आदिवासी नेता है? किसके पास जाओगे, किसके दरवाजे पे जाओगे आप?
किसके पास जाओगे आप लोग? ऐसे नए लड़के जब काम करते हैं तो इनको ही वो लोग अपराधी बनाने की कोशिश करते हैं। क्या ताकत है अपनी? बढ़िया। मैं गौंड समाज का नेता हूं, मैं प्रधान समाज का नेता हूं, मैं कोरकू समाज का नेता हूं, मैं भील समाज का नेता हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं सचिव हूं। ये जो गांडूगिरी की भाषा है ये बंद करनी चाहिए। अबे तुम्हारी संस्कृति एक, तुम्हारा डीएनए एक, तुम्हारा खून एक, तुम्हारे अधिकार भी एक, तो समाज भी एक। तो ये टुकड़े टुकड़े क्यों कर रहे हो समाज के? ये जो बिरसा मुंडा की कुर्बानी हुई ये पूरे देश के लिए थी, पूरे आदिवासियों के लिए थी, केवल मुंडाओं के लिए नहीं थी। बिरसा मुंडा की टीम में उस वक्त गोंड आदमी का भी नाम मिला है, असुर आदिवासियों का भी नाम मिला है, वहां के दूसरे जो आदिवासी है वो तमाम आदिवासी लोग उसकी सेना में थे। अभी पुलिस में भर्ती हो रहे लोग, महिलाओं को अभी पुलिस में भर्ती किया जा रहा है। बिरसा मुंडा की सेना में तो तब आदिवासी महिलाएं तीरकमठा लेके लड़ रही थी। गांधी के आंदोलन में बाद में महिलाएं गई, लेकिन बिरसा मुंडा के आंदोलन में तो महिलाएं उसका नेतृत्व कर रही थी। 3 महीने का बच्चा है तो पीठ में बांध के उसको लड़ रही थी। मां मर गई, मरी हुई मां का बच्चा दूध पी रहा था। इसके एविडेंस है, इसके प्रूफ है। ऐसा संघर्ष भारत में हुआ क्या? आप लोगों को बताया जा रहा है राष्ट्र सेवा, राष्ट्र सेवा। वह मालिक था आदिवासी, है और रहेगा। यह देश आदिवासियों का ही है। 2010-2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है और उनके मूल मालिक होने का सम्मान देश के प्रत्येक सरकार और नेता और यहां की जनता को देना चाहिए। यह बात को लेकर भारत सरकार ने अभी तक भी संयुक्त राष्ट्र संघ में बयान नहीं दिया। ये 2 बातें मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। भगवान राम यहां पैदा हुए, हाईकोर्ट ने बोल दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, तो सबने मान दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला आदिवासी देश का मालिक है, कोई नहीं मान रहा इस देश में। अपने गांडू नेता बोलने से भी कतराते हैं, डरते हैं। अपनी कौम को, अपने बच्चे का नाम लेने के लिए, उसकी पहचान बताने के लिए डर लगता है आपको। एक षड्यंत्र चल रहे हैं आदिवासियों के खिलाफ। पहले आपको मूल निवासी बोलते थे, फिर आपको आदिवासी बोलने लग गए, अब ये लोग आपको वनवासी बोल रहे हैं। 10 साल रुक जाओ, आपको स्वर्गवासी बोलेंगे। ये षड्यंत्र है। ये चाहते ही नहीं कि आदिवासियों का अस्तित्व इस देश में रहे, उनकी संस्कृति रहे, आदिवासी नाम का आदमी जिंदा रहे। कुछ नेता मिले मेरे को, अरे दादा बिगर पावर के कुछ नहीं होगा, बिगर पावर के अपन कुछ नहीं कर पाएंगे समाज के लिए, इसलिए राजनीति करना बहुत जरूरी है। अबे अब तो तुम्हारी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से बड़ा पद है क्या देश में? वो राष्ट्रपति तुमको आदिवासी नहीं बोल पा रही है इस मंच से। ये हालत कर दी है राष्ट्रपति की, डर रही है वो अपने कौम को भी अपने नाम से नहीं पुकार पा रही है। अब राष्ट्रपति से कोई बड़ा पद हो सकता है क्या? अपने समाज में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। समाज को सामाजिक मिशन से दूर करके राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश की जा रही है।
अबे पार्टी तो पहली की 50 है, रोज एक नेता रोज एक पार्टी बनती है, समाज कैसे बनेगा इस पे बात करो। समाज है तो तुम है, समाज नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं है। समाज है करके तुमको आरक्षण है, समाज है करके जमीन है तुम्हारे पास, समाज है तो पहचान है, समाज है तो जीवन है। थोड़ी देर के लिए अपने आप को आदिवासी मत बोलो और भूल जाओ कि तुम आदिवासी हो। तुम्हारा अस्तित्व क्या है इस देश में। साथियों, इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, मुसलमान होना बड़ी बात नहीं है, क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आदिवासी होना। जब आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो तो इस देश के मालिक बन जाते हो। मान लीजिए मोदी जी खड़े किसी लंगोटे वाले आदिवासी के सामने और मोदी जी ने बोला, अरे भाई इधर आ, तू जानता है मैं कौन हूं? नमस्ते नहीं किया, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। तो लंगोटी वाला अपनी लंगोटी उठाएगा, वो आदिवासी जिसके बदन पे कपड़े नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, लेकिन वो खड़े होकर बोलेगा, मोदी जी जिस देश के आप प्रधानमंत्री हो उस देश का मैं मालिक हूं, मैं आदिवासी हूं। ये होती है सामाजिक पहचान। साथियों, सब तरफ आदिवासियों की जमीनों को लूटने का प्लानिंग कर रहे हैं लोग। ये जो सरकार है ये कॉर्पोरेट्स लोगों के पास गिरवी है और इनके पास बेचने के लिए कोई दूसरी चीज नहीं है, केवल आदिवासियों की जमीनें हैं, क्योंकि उसी में जंगल है, उसी में खनिज है, उसी में पानी है, उसी में वन है। अगर आदिवासियों की जमीनें भी उनसे छीन लेंगे तो वो जिंदा कैसे रहेंगे भाई। प्रत्येक आदिवासी प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी चालू है, छत्तीसगढ़ में भी चालू है, मध्य प्रदेश में भी चालू है। आदिवासियों की जमीनों को हस्तांतरित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, कॉर्पोरेट्स को दे रहे हैं। 2023 में भारत सरकार ने कानून बनाया कि पूरे आदिवासी क्षेत्रों के बॉर्डर, जो जंगली क्षेत्र है, जंगल के जो बॉर्डर एरिया है, उसको सील करके वहां पर पुलिस चौकी बना देने का और उसको कॉर्पोरेट को देने का वो जमीन। ये कानून बन गया था साथियों। अगर ये कानून 6 महीने भी रहता तो देश के 4 करोड़ आदिवासी हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव और अपने जंगल से, अपने जमीन से विस्थापित हो गए होते। ये बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से उसको सुप्रीम कोर्ट में हमने दाखिल किए, उस पर स्टे लाए। आज 4 करोड़ आदिवासी अपने घर में सुरक्षित है। भाइयों, कहने का मतलब यह है कि हमारे पास क्या है। यहां पे कर्मचारी लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मान लीजिए आपका आरक्षण खत्म हो गया है, पूरा निजीकरण हो गया है, अगली लड़ाई कौन सी लड़ोगे तुम अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए? बताइए, अगली लड़ाई क्या है तुम्हारे पास? आरक्षण नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे तो भी नौकरियां नहीं मिलेगी, करोगे क्या? वो बच्चा जिंदा कैसे रहेगा? अपनी पूरी 80% जो जनसंख्या है वो बेचारे मूल मजदूरी गड्ढे खोदने का काम करते हैं। ये गड्ढे खोदने का काम भी अभी सरकारी काम नहीं है। इस देश में संडास साफ करने के काम को सरकारी नौकरी का हिस्सा बनाया, लेकिन गड्ढे खोदने के काम को सरकारी काम का हिस्सा नहीं बनाया। नहीं तो एक सरकारी कर्मचारी बताओ जो गड्ढे खोदता है उसको गवर्नमेंट पेमेंट देती है। वो गड्ढे खोदने की भी मशीनें निकल गई है, वो भी काम तुमको नहीं मिलेगा। करोगे क्या? आदिवासियों के गांव खाली रहते हैं, सिर्फ त्योहार में बेचारे लोग आते हैं अपने घरों में, बाद में बोल मजदूरी करने दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं। वहां उनके पास ना राशन कार्ड होता है, ना उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होती है, ना उनके बच्चों को कोई एजुकेशन मिल सकता है। ये प्रवासी हो गए, जैसे पक्षी रहते ना, इधर से आते सीजन के बाद उधर चले जाते, वैसे आदिवासियों की हालत कर दी गई है। ये हालत हुई नहीं, की गई है।
आदिवासियों की खेती के पास से जो नहर बह रही थी, जो पानी के स्रोत थे, उसको डाइवर्ट कर दिए पावर प्लांट के लिए, जमींदारों के लिए, कारखानों के लिए, बड़े बड़े खेती कर नेताओं की तरफ उसको डाइवर्ट कर दिए। वो बेचारे आदिवासी की खेती सूखा हो गई है। ये सरेआम चल रहा है देश में, और अब तो ये गारंटी से बोल रहे हैं कि हम आदिवासी की जमीन लीज पे देंगे। तुम्हारे बाप की जमीन ले गई। अबे इस जमीन को लेने के लिए हमारी पूरी पीढ़ियां की पीढ़ियां कुर्बान हो गई है। तब ये हमारे हिस्से में आई, तुम्हारे हिस्से में देश आया, हमारे हिस्से में सिर्फ जमीन आई। आजादी का पूरा फायदा तुम लोगों ने उठाया। आदिवासी तो आज भी मुख्य राष्ट्रीय प्रवाह में नहीं है। ये बाप के अदानी के बाप की जमीन है, अदानी की है, ये किसकी जमीन है? सबसे ज्यादा रेलवे प्रोजेक्ट बने, उसमें आदिवासी विस्थापित हुए, उन्होंने जमीन दी है अपनी। बांध बने, आदिवासी विस्थापित हुए, उनकी जमीन गई। हर जगह चालू है। आजादी से लेकर अभी तक के सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो आदिवासियों का हुआ है। सबसे ज्यादा कुर्बानी आदिवासियों ने दी है। मजाक बना दिए अपने को इन्होंने। इनको डेवलप करने के लिए केवल आदिवासियों की जमीनें मिलती है। किसी पटेल की जमीन लेना रे बाबा, अदानी की जमीन लेना, अंबानी की जमीन लेना देश के विकास के लिए। एक तरफ देश का विकास और दूसरी तरफ आदिवासियों का विनाश, ये दोनों बातें समांतर चल रही है इस देश में। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। या सब लोग बैठे, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं समाज की पंचायत में बात कर रहा हूं। एक मुस्लिम भाई अपने बच्चे को 4 साल की उम्र से मदरसा में डाल देता है। उसके हाथ में कुरान शरीफ देता है और उसको बोलता है, बेटा तेरे जीने और मरने और का रास्ता ये कुरान शरीफ है और इसको लेके तू जी। उसको उनके मस्जिदें चलती है, उनके कॉलेजेस चलते हैं, मौलाना बन जाते हैं। उस समाज के लिए जीने मरने वाले लोग तक शामिल है उनके पास। इसलिए इस देश में उनका अस्तित्व है। हमारे बौद्ध भाई, जिनको कभी अछूत रूप से देखा जाता था, आज वो इस देश की हुक्मरान जमान में से एक है। एक बौद्ध भाई अपने बच्चे के हाथ में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की किताब बुद्ध और उनका धम्म और बाबा साहब की प्रेरणा देता है उसके हाथ में, और उसको बोलता है, बेटा ये बौद्ध विहार है, ये स्कूल है, उनके कॉलेजेस है, उनके मिशन है, उनके समाज में भिक्खू बन के लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं। उनका अस्तित्व है इस देश में। एक ब्राह्मण भाई अपने बच्चे को 5 साल से सिखाता है, उसको वो उपनिषद, उसको वेद सिखाता है, उसको आरएसएस में भर्ती करता है। अगर ब्राह्मण भाई तो क्या अब दूसरे भी लग गए हैं, जज भी है तो चड्डी पहन के शाखा में खड़े रहते हैं। उनके पास आज राष्ट्रीय स्तर पे कई मंदिर है, उनके कंट्रोल में देश के, देश पूरा उनके कंट्रोल में है। उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, जो मंदिर में पुजारी है उसका बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है। उनके पीछे मिशन है। वो अपने बच्चे को रामायण महाभारत वेद देते हैं और बताते, बेटा तेरे जीने मरने का रास्ता है। उनका अस्तित्व है इस देश में। मैं आपसे पूछता हूं, आपको आपके बच्चे ने पूछा कि इस देश में मेरा इतिहास क्या है, मैं कौन हूं, मेरे लिए कौन सा रास्ता है, मैं कैसे जीऊं, कैसे रहूं, कैसे सुरक्षित रहूं, कौन मेरे दुश्मन है, कौन मेरे दोस्त है? कौन सी किताब दोगे अपने बच्चे के हाथ में? आप बता दो, कौन सी किताब है आपके पास अपने बच्चों को देने के लिए? क्या दोगे आप? कैसा समाज है ये? साले शादी में 5000 लोग आते हैं और मैयत में 50। हम राजा थे, गोंड राजा थे, गोंडवाना था। अब एक कब्रिस्तान नहीं है आदिवासियों का भी। जीने को तो छोड़ो, मरने को भी जगह नहीं है आदिवासियों को। ये हालत बना दी अपनी। मेरे को मालूम है कि ये जगह पर थोड़ा बहुत आपने कब्जा करके वो बना लिए, लेकिन मेरे को यकीन है
अपने पास कोई ट्रेनिंग सेंटर है, कोई प्रशिक्षण केंद्र है, कोई बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं? लड़कियां आज इतने बच्चे, इनके सामने बड़ी जिंदगी है, इनको कौन ट्रेन करेगा, कौन समझाएगा इनको? बच्चा तो आदिवासी का रहेगा और पांडे जी ट्रेन करेंगे क्या उसको? बच्चा आदिवासी का, उसके दिमाग में सोच पांडे जी की और तिवारी जी की, कैसा लगेगा? जैसे कुत्ता होता है, उसको दूसरे के पास रख देते, वो उसकी सुनते रहता है, वैसे अपने बच्चों की हालत हो जाएगी। हमारे समाज में गलतफहमियां पैदा करते हैं। गोंडी धर्म के जितने लोग हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं, उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एक बात का भ्रामक प्रचार ना हो जाए, इसको रोको। गोंडी में